हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। जैसा कि आपको पता है कि बजट आ चुका है और उस बजट को लेकर के हम एक एपिसोड आपके सामने लेकर आ चुके हैं जिसका नाम था भाग 1 और आज आ गया है भाग 2। हम करने क्या वाले हैं कि जो बजट में प्रमुख जानकारियां हैं, कुछ सवालों के साथ उसके जवाब देखेंगे कि वो कौन कौन सी जानकारियां हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण आपकी हर उस परीक्षा के लिए है जहां पर सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परीक्षा चाहे एक दिवसीय हो, चाहे पीसीएस की हो, चाहे यूपीएससी की हो, सबके लिए यह महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज भाग 2 के पहले वीडियो, यानी कि भाग 2 अपने आप में दूसरा वीडियो है, पर भाग 2 की शुरुआत करते हैं इस सवाल के साथ कि केंद्र सरकार अवसंरचना में निवेश के लिए कितनी जीडीपी का कितना हिस्सा खर्च कर रही है। अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश की बात हो रही है, इसमें क्या होगा? स्कूल, कॉलेज, सड़क, पुल, ये सारी चीजें जो देश की आर्थिक प्रगति के लिए जरूरी है, मानव संसाधन के हित के लिए हो और अर्थव्यवस्था के हित के लिए जो भी संरचनाएं हैं वो सारी अवसंरचना के अंदर हैं, जिसमें जीडीपी का एक खास प्रतिशत देखिए तो निवेश किया जा रहा है। जीडीपी का 3.4%। और यह कुल मिलाकर कितना रहेगा? जो पूंजीगत व्यय है उसका देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11,11,111 करोड़ रुपए। और यह है किसका? पूंजीगत व्यय का। अब आपके सामने अगर ये सवाल आ रहा होगा पूंजीगत व्यय क्या है, तो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि पूंजीगत व्यय क्या है, पूंजीगत आय क्या है, राजस्व व्यय क्या है, राजस्व आय क्या है। तो परेशान नहीं होना है, पर यह ध्यान रखना है कि अगले 5 वर्षों के लिए प्लान बनाया गया है। ठीक है, चलिए राज्य सरकारों द्वारा अवसंरचना निवेश की भी बात कही गई है कि राज्य सरकार भी अवसंरचना पर निवेश कर सके। इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की दीर्घ अवधि की जो ऋण हो सकता है वह ब्याज रहित ऋण हो, इसके लिए सरकार प्रावधान की है कि राज्य सरकारों को ब्याज रहित ऋण मिले, वो भी दीर्घ अवधि यानी कि कई सालों के लिए। चलिए आगे देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो सीधा मतलब था गांवों को शहरों से जोड़ने का था, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिल सके। तो गांवों से शहरों को जोड़ने का प्रयास जो सड़कों के माध्यम से हुआ था वो बहुत पहले हुआ था, साल 2000 में, जब बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। और वहां पे देखिए तो साल 2000 में यह योजना शुरू हुई और अब इसका चौथा चरण आरंभ करने की बात की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसे गांव जहां पर ग्रामीण बसावट 25,000 ग्रामीण बसावट है, वहां पर 12मासी सड़क उपलब्ध कराई जाए। तो ये बात स्पष्ट हुई है किससे? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 4 से। तो अभी कौन से चरण की बात है? 4 की। 3 पहले हो चुके हैं। शुरुआत हुई थी साल 2000 में और यह जब शुरू हुआ था तो देखिए कि इस प्रकार से यह तय किया गया था कि योजना के अंतर्गत जनसंख्या का आकार मैदानी क्षेत्र में 500 रहेगा एक गांव के लिए, यानी कि 500 या उससे ज्यादा, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे कम से कम 250 और उससे ज्यादा। अगर कोई गांव की बसावट इतनी है तो उसे शहर से जोड़ा जाएगा, यह बात स्पष्ट की गई थी। चलिए अब आगे देखें, सिंचाई और बाढ़ सहायता के लिए सरकार ने बजट में क्या सोचा है? दो बातें आती हैं सामने, सिंचाई की बात भी आती है और बाढ़ सहायता की आती है। दोनों बातें जल के प्रबंधन से जुड़ी हुई हैं। तो जल का प्रबंधन सरकार करे, इसके लिए बजट की व्यवस्था में राज्यों के लिए भी कुछ विशेष उपहार है कह सकते हैं और सरकार द्वारा विशेष प्रयास है। तो सबसे पहले देखें तो किस राज्य में हम देखते हैं बाढ़ की बात हम सुनते हैं, जो प्रमुख राज्यों की सूची है उसमें एक प्रमुख राज्य है बिहार। बिहार में हर साल बाढ़ की स्थिति हम देखते हैं बनती है, और चूंकि बिहार में बाढ़ बनती है नेपाल से आने वाली नदियों से, तो वो जो बाढ़ नियंत्रण है उसके लिए कुछ संरचनाओं के निर्माण की जरूरत है। संरचनाओं के निर्माण के लिए खर्च करने की जरूरत है। तो यहां पे सरकार ने कहा है कि हम आपको पैसे देंगे 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कोसी और मेची अंतरराज्यीय लिंक और बैराज, नदी प्रदूषण न्यूनीकरण और इन सब के लिए कुल मिला के कई काम हैं जल प्रबंधन से जुड़े हुए। तो एक तरफ देखिए बाढ़ से निपटने के लिए अवसंरचना का निर्माण होगा, दूसरी तरफ नदी जोड़ो परियोजना की बात हो रही। कोसी और मेची नदी, जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना थी मध्य प्रदेश की, उसी प्रकार से यह बिहार की है, कोसी और मेची, तो प्रमुख परियोजना है। तो देखिए इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदा इन 4 जिलों को मिलेगा बिहार में। कोसी, मेची जल परियोजना, नदी जल परियोजना है। हो सकता है सवाल यहीं से आ जाए, कोसी
मेची नदी जल परियोजना कहाँ संबंधित है? बिहार से। किन 4 राज्यों को फायदा होगा? बिहार वाले खास ध्यान रखेंगे। करीब 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में यहां पर देखें तो कौन से राज्य हैं? पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, ये 4 जिले हैं जिन्हें खास लाभ होगा सिंचाई की और पानी की आपूर्ति के लिए अन्य प्रकार से जल की। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए तो बैराज और जो नदी प्रदूषण हो रहा है उस पर नियंत्रण पाने के लिए भी जो प्रयास किए जाएंगे, कुछ अन्य योजनाओं के लिए भी है पूरी धनराशि आवंटित की गई है। अब देखिए हिमालयी जो क्षेत्र है जहां से नदियां आती हैं उससे नॉर्थ ईस्ट में भी प्रभाव दिखाई देता है। हम उसी तरफ आगे बढ़े तो हम असम की तरफ अगर जाएं तो प्रतिवर्ष वहां पर भी ब्रह्मपुत्र नदी और जो है उसकी सहायक नदियां हैं उसकी वजह से बाढ़ की विभीषिका दिखाई देती है। तो यहां पर असम के लिए भी खास प्रयास यानी कि सहायता की जा रही है और राज्य उसमें विशेष रूप से अपने आप जो भी कार्य कर सकते हैं वो करेंगे। उसके अलावा देखिए तो हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ की स्थिति काफी व्यापक होती है। हर साल हम सुनते हैं रास्ते टूट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य को यहां पर भी आर्थिक सहायता, क्योंकि पुनर्निर्माण की जरूरत पड़ेगी। रास्ते खराब हो गए, कुछ ऐसी अवसंरचनाएं थी जो नष्ट हो गई, तो उनकी उसके लिए पुनर्निर्माण की आवश्यकता होगी, जिसके लिए धन की आवश्यकता होगी। फिर उसके बाद उत्तराखंड में भी वही स्थिति बनती है, बादल फट जाता है, भूस्खलन हो जाता है। तो यहां पर भी राज्य को सहायता की गई है बजट में। इसके अलावा सिक्किम में भी आपने पिछले साल सुना था काफी बड़ा एक देखे थे कि आपदा आई थी जिसमें कि कई लोगों को जान माल के नुकसान हुआ था। तो वहां पे भी पानी ज्यादा मात्रा में भर गया था। तो ज्यादा मात्रा में पानी को नियंत्रण हम नहीं कर पाए तो उसका नुकसान हुआ। तो ऐसी स्थिति में अब वहां पर पुनर्निर्माण की जरूरत है, तो वहां पर भी बजट के लिए प्रावधान किया गया है। फिर बजट को बढ़ावा देने के लिए और क्या किया गया है? मतलब बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अब देखिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले बिहार की ही बात करें तो बिहार में जो विष्णुपद मंदिर है और बोध गया में महाबोधि मंदिर है, और ये दोनों है कहां पे? ये दोनों गया में ही। तो विष्णुपद मंदिर गया में जो है फल्गु नदी के पास में है। कहा जाता है भगवान विष्णु के जो अस्त्र हैं उन्हीं अस्त्रों के प्रतीक के रूप में यह मंदिर बना हुआ है। और अगर हम देखें जो कहानियां जनश्रुतियां हैं उसमें यह बात सामने आती है कि जो गयासुर नाम का राक्षस था भगवान विष्णु ने उसे यहां पर समाप्त किया था। तो उस गयासुर नाम के राक्षस से ही नाम गया पड़ा, ऐसा कई लोग कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए बोध गया में महाबोधि मंदिर जो है यह भी गया में है। तो महाबोधि मंदिर कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति, यहाँ जहां महाबोधि स्थल है वहां पे एक बोधि वृक्ष है। तो बोधि वृक्ष पेड़ के नीचे, बोधि का मतलब क्या है? ज्ञान। वृक्ष का मतलब क्या है? पेड़। तो जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को वह ज्ञान का पेड़ कहलाया, बोधि वृक्ष कहलाया, जो कि पीपल का पेड़ था। तो यही था, फल्गु नदी के किनारे था। तो नदी का नाम ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहां पे देखिए किसी के साथ साथ गया में यह भी प्रयास किया जा रहा है कि वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप किया जाए, क्लस्टर का निर्माण किया जाए। तो गया में पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल वहां पे क्षेत्र जो है डेवलप किया जा रहा है। और उसके अलावा आप देखें तो इन दोनों क्षेत्रों में क्या हो रहा है? कॉरिडोर बनाया जाएगा। विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर में कॉरिडोर कैसा होगा? जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में था, जिससे वहां की आसपास की अर्थव्यवस्था फले फूले, पर्यटन को बढ़ावा मिले। तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो वहां के लोगों के लिए भी रोजगार के साधन, आजीविका के साधन बढ़ेंगे। चलिए अब उसके बाद राजगीर में भी विशेष प्रयास किया जाएगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। वहां क्योंकि राजगीर ऐसा क्षेत्र है जहां पे हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों के लिए ही यह महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध धर्म की बात करें तो पहली बौद्ध संगीति यही राजगीर में हुई थी। मगध साम्राज्य की एक समय पे यह राजधानी थी। तो इसी राजगीर में चूंकि यहाँ पे देखा जाए तो बौद्ध धर्म के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी और गौतम बुद्ध कई वर्ष यहाँ रुके भी थे। इन्होंने ज्ञान का प्रसार किया, कि शिक्षा दी इस क्षेत्र में रुक के कई वर्षों तक। और दूसरी तरफ जैन धर्म की बात करें तो उसमें जो 20वें तीर्थंकर हैं, नाम उनका है मुनि सुव्रत। तो मुनि सुव्रत जो यहाँ पे थे तो इस स्थान से उनका खास संबंध है। तो इस वजह से जैन धर्म से और हिंदू धर्म से तो है ही, तो तीनों ही धर्मों से संबंधित है। तो इस वजह से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर समग्र विकास किया जाए पर्यटन को ध्यान में रखते हुए। तो सरकार ने इसे यह बात कही। और नालंदा विश्वविद्यालय आपने अभी सुना है कि अभी जो आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय है वह तैयार होकर सामने आ चुका है। और एक प्राचीन काल था जब नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में था, तो उस नालंदा विश्वविद्यालय उसके आसपास के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से भी बढ़ावा दिया जाएगा।
चलिए ओडिशा की बात करें तो समुद्र के किनारे वाला यह राज्य है, महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर कुछ खास मंदिर हैं समुद्र के किनारे के जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो उस क्षेत्र को, वहां के मंदिर वाले क्षेत्रों को और तथा अन्य जो प्राचीन के अलावा जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं, भूदृश्य हैं, उनको और इसके अलावा जो वहां के वन क्षेत्र हैं उनको बेहतर किया जाएगा, जिससे कि पर्यटन वहां पे और बढ़ सके। बेहतर का मतलब क्या है? सुविधाओं में भी वृद्धि की जाएगी और वहां पे व्यवस्था भी दुरुस्त की जाएगी। फिर देखिए ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित किन कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा? ग्रामीण भूमि से, क्षेत्र से भी बेहतर क्या होगा? भूमि। तो भूमि की अगर बात की जा रही तो भूमि के लिए खास प्रयास क्या किया जा रहा है? यहां पर देखिए भूखंड की पहचान के लिए एक संख्या दी जाएगी। हर गांव में जितनी जमीनें हैं हर जमीन को एक खास संख्या से पहचान बनेगी और उसके अलावा यह निर्धारित होगा कि कौन सी जमीन के बाद कौन सी जमीन किसकी शुरू होती है, तो वो एक साफ अंतर भी यहाँ पे स्पष्ट किया जाएगा। मानचित्र जो बनेगा वह डिजिटल तरीके से बनेगा, यानी कि उसका एक्सेस भी और उसका रखरखाव भी काफी आसान होगा। और उसके अलावा देखा जाए तो भू रजिस्ट्री की बात हो तो वह भी ऑनलाइन तरीके से होगी, किसानों को भी ऑनलाइन तरीके से इसमें जोड़ा जाएगा। और इसके अलावा ऋण की बात करें तथा कृषि सुविधाओं की बात करें तो ये डेटा जो है काम आने वाला है। अलग अलग तरीके से कुछ नई योजनाएं आएंगी तो इस डेटा का उपयोग उसमें किया जाएगा। फिर उसके बाद करें बजट से क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। ये एक बड़ा सवाल है। बजट से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि पूछा जाता है कि इस बजट को आने के बाद महंगा क्या हुआ, सस्ता क्या हुआ। तो कहीं पे कुछ चार्जेस कम हो गए, कुछ शुल्क कम हो गया, कहीं पे कुछ टैक्स कम हो गया, तो उस आधार पर पता चलता है कि उससे जुड़े हुए जो वस्तुएं हैं वह सस्ती होंगी या महंगी होंगी। तो ऐसी क्या क्या है चीजें हैं, अगर हम बहुत शॉर्ट में जाने, मोटा मोटा आपको आइडिया रहे तो वो क्या होगा। जो चीजें सस्ती हुई हैं, मोबाइल और चार्जर, सोलर पैनल। मोबाइल और मोबाइल चार्जर की बात ये देखिए तो मोबाइल का जो उत्पादन है पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ा है, तो निर्यात भारत से होने लगा है, तो इसकी वजह से यहां सस्ता किया गया है कि और ज्यादा निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। सोलर पैनल, चमड़े की वस्तुएं, गहने, गहने में क्या, सोना चांदी हीरा प्लेटिनम, ये सब सस्ता हो गया। स्टील और लोहा, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रूज यात्रा, समुद्री भोजन, फुटवियर और कैंसर की कुछ दवाइयों को भी सस्ता किया गया है। तो ये वो चीजें हैं जो सस्ती हुई हैं। कुछ महंगा हुआ है स्पेसिफाइड दूर संचार के जो उपकरण हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ खास, और उसके अलावा जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी महंगा हुआ है। प्लास्टिक का उपयोग कम हो सके और उसको बढ़ावा न मिले इसलिए इसको महंगा हम देख सकते हैं किया गया है। तो ये मुख्य बातें हैं जो पता रहे आपको। उसके अलावा देखिए आयकर की कई नई व्यवस्था क्या है वो बताइए। किस स्लैब वालों को कितना टैक्स देना होगा ये हर कोई जानना चाहता है। आपके मन में भी रहा होगा, दूसरा वीडियो आ चुका है, पहले में नहीं बताया, दूसरे में बताएंगे तो बिल्कुल। अब ये देखिए 0.3 से, यानी कि अगर 3 लाख रुपए तक कोई पैसे कमाता है तो उससे टैक्स नहीं भरना है, वो 1 पैसा टैक्स नहीं भरेगा। 3 लाख रुपए तक की सीमा है, मतलब कोई महीने का 25,000 रुपए कमाता है तो उसके लिए टैक्स नाम की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन 3 लाख यानी कि 25,000 से ऊपर अगर 25,001 रुपए भी कमाएगा तो फिर उसके ऊपर उसको देना होगा 5% का टैक्स। 7 से 10 लाख में 10% का टैक्स होगा, 10 से 12 लाख में 15% का टैक्स होगा, 12 से 15 लाख के बीच में जिनकी आमदनी है 20% और 15 लाख से अधिक है तो 30%। तो ये देखिए सालाना आमदनी की बात कही गई है, उस आधार पे यह टैक्स तय हो रहा है। तो ये स्पष्ट रहेगा आपको कितने प्रतिशत टैक्स लग रहा है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। चालू खाता घाटे में सुधार की क्या स्थिति दिखती है। चालू खाता घाटा, चालू खाता घाटा का मतलब क्या है, चालू खाता क्या है, उसमें घाटा क्या है। देखिए जो चालू खाता है उससे ये बात समझ में आती है कि सरकार ने कुछ आयात किया और सरकार ने कुछ निर्यात किया। तो सरकार ने जो आयात किया, सरकार ने जो निर्यात किया, ऐसी स्थिति में हम अगर ये देखें कि अगर हम विदेशी मुद्रा यानी कि मान लीजिए डॉलर में हम आयात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, तो उसमें कुल मात्रा अगर हम देखें, इसको चाहे रुपए में भी कन्वर्ट कर ले अंतिम रूप से, तो अगर हम मौद्रिक मूल्य देखें तो आयात का ज्यादा अगर होता है, यानी कि हम मंगाते ज्यादा हैं बाहर से और बाहर भेजते कम हैं, तो इसका मतलब है कि हमें घाटा हो रहा है। लेकिन अगर हमारा निर्यात ज्यादा है और आयात कम है, इसका मतलब है कि हमें मुनाफा हो रहा है।
तो अभी क्या हो रहा है, चालू खाता घाटा, लेकिन चालू खाते घाटे में सुधार हुआ है। और ये सुधार देखिए किस प्रकार से दिखाई देता है, चालू खाता घाटे में सुधार, कि हम लगातार सुधार किए, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़े और फिर किए। तो ये सुधार हमने लगातार पिछले कुछ वर्षों में देखा है। अब यहां पे अगर आप देखें 2024 के दौरान अभी जो चालू खाता घाटा वो देखने को मिलता है, तो वह है 0.7 घाटा है। तो चूंकि तो वो माइनस हम चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन घाटा कितना है वो हम कहेंगे 0.7 2024 के दौरान। तो अभी जो स्थिति है वो बेहतर है, अगर ऊपर जाता है तो स्थिति बेहतर है। ठीक है, घाटा कम हो रहा है, जितना नीचे हम हैं तो घाटा उतना ज्यादा है। चलिए अब आगे देखिए, घाटे के साथ साथ विकास दर की बात करें तो पिछले साल की विकास दर हम 23-24 की क्या देखते हैं उसको समझिए। 24-25 के लिए एक अनुमान लगाया गया है कि 6.5 से 7% रहने वाली है जीडीपी। लेकिन 23-24 की अगर हम बात करें तो हम यहां पे देखेंगे, यहां पे 8.2% का अंदाजा लग चुका है ग्रोथ का। यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो विकास दर भारत की रही है 2023-24 के दौरान वो 8.2% रही है। तो यह भी हम देखें तो तुलनात्मक रूप से पहले से ग्राफ बेहतर स्थिति में दिखाई देता है। अब उसके अलावा आगे कुछ और संकेतक हैं जो हमें जानना जरूरी है, जैसे कि एक बहुत ही खास संकेतक है PMI, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है कोई सरकार या सरकार से जुड़ी हुई संस्था नहीं बनाती, ये निजी क्षेत्र के द्वारा, एक निजी इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाया जाता है। और ये PMI इंडेक्स देखिए बताता क्या है, देखिए ये यहाँ पे आप जो यह देख रहे हैं, मार्क दिख रहे हैं, यह 30 और 70 यानी कि ऊपर और नीचे ये जाएगा नीचे। तो ऐसी स्थिति में अगर यह जो PMI इंडेक्स है, अगर यह 50, ये 50 की एक लकीर मान लीजिए, और 50 से अगर ऊपर है PMI इंडेक्स, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में। यानी कि यह पता कैसे चलता है, यह पता चलता है जो निजी कंपनियां हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के जो प्रमुख व्यक्ति हैं प्रबंधन से जुड़े हुए, उनसे जानकारी इकट्ठा की जाती है। उनसे जानकारी इकट्ठा करने के बाद मार्केट का अंदाजा लगाया जाता है कि मार्केट में, बाजार में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, क्या ग्रोथ उनकी कंपनी की है, और उस आधार पर फिर यह PMI इंडेक्स बनता है। अगर उन कंपनियों की ग्रोथ ठीक ठाक दिखाई देती है, उनके द्वारा जो रिस्पॉन्स मिलता है, उस आधार पर इंडेक्स तैयार होता है। तो यह देखिए तो 50 से ऊपर दिखाई देता है। पिछले कुछ 2021 से लेकर 24 तक में लगातार यह 50 से ऊपर जाता हुआ ही दिखाई दिया है। तो इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था के बेहतर होने का संकेत है बाजार के। उसके अलावा अगर हम देखें SCB के सकल NPA में कमी। अब देखिए NPA क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आपको ये बात तो पता ही है कि NPA की समस्या पिछले कई सालों में ठीक ठाक रही है। यानी कि ये वो पैसा होता है, जैसे कि मान लीजिए कि बैंक ने ऋण दिया और ऋण देने के बाद ऋण लेने वाले व्यक्ति ने एक खास समय के बाद नहीं लौटाया, मान लीजिए 90 दिन हो गए और उसने नहीं लौटाया, तो ऐसी स्थिति में जब वह पैसा वापस बैंक को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, वो भी उधारी में दिया गया पैसा और ब्याज सहित अगर वो सब नहीं मिल पा रहा है, तो चुकाया गया पैसा जो नहीं चुकाया गया है या जिसे चुकाना चाहिए था, उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वह NPA हो गया, यानी कि वह नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है वो मिल ही नहीं पाएगा। तो चूंकि 2010 के बाद ऐसा हुआ था, जो बैंक्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा लोन दिया था, यहां तक कि उन्होंने ये तक नहीं देखा क्या उन्हें यह लोन वापस मिल पाएगा, ब्याज सहित ये पैसा वापस ले पाएंगे। तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं ली, कोई वेरिफिकेशन नहीं किया, लोन बहुत बांटे गए। तो पिछले एक दशक पीछे हम जाएं तो NPA जो था बहुत ज्यादा था बैंकों का, लेकिन हम देखते हैं अब जो है NPA है उस पर काफी नियंत्रण पाया गया है। हम 16-17 के दौरान देखें ये प्रतिशत काफी बढ़ा हुआ है, 10 से 12 के बीच में है, लेकिन अभी हम देखें तो हम ये 3% के आसपास में NPA में पहुंच गए हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितना कम रहेगा, इसका मतलब है बैंक उतना ही बेहतर फलेंगे फूलेंगे, और अर्थव्यवस्था में यह बेहतर इसलिए रहेगा क्योंकि धन बैंक के पास ज्यादा रहेगा, तो धन का उपयोग अन्य जगह पे हो पाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं कुछ और। GDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में कमी आई है। राजकोषीय घाटा देखिए क्या होता है, जो सरकार का खर्च है अगर वह राजस्व से ज्यादा होता है तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। तो सरकार का कुल खर्च अगर ज्यादा है और राजस्व कम है तो यहाँ पे राजकोषीय घाटा दिखेगा।
तो यह भी देखिए ट्रेंड अगर हम देखें तो 2021 में 9.2, फिर उसके बाद 22 में 6.7, 23 में 6.4 और 24 में 5.6। तो ये ट्रेंड क्या दिखाता है कि राजकोषीय घाटा कम हुआ है। मुद्रास्फीति पर भी नियंत्रण पाने की बात कही गई है। देखिए एक खास सीमा तक मुद्रास्फीति होना ठीक होता है। मुद्रास्फीति से सीधा मतलब क्या है, अगर कहीं पे मुद्रास्फीति किसी देश में ज्यादा है इसका मतलब वहां महंगाई है, मुद्रास्फीति कम है तो महंगाई पर नियंत्रण है। और एक खास सीमा तक 2 से 3% के आसपास अगर कहा जाता है इन्फ्लेशन हो, मुद्रास्फीति हो, तो उतनी यानी कि कीमतों में वृद्धि होना एक खास सीमा तक बेहतर होता है, क्योंकि जो उत्पादन करने वाला है, जो किसान है, उनको भी तो कुछ लाभ चाहिए, तो उनको लाभ एक खास सीमा तक मिल जाता है तो वो भी खुश रहते हैं, और ज्यादा महंगाई नहीं होती तो आम लोग भी खुश रहते हैं। तो एक बैलेंस बना रहता है एक खास सीमा तक अगर इन्फ्लेशन रहे, लेकिन उससे ज्यादा हो जाए तो महंगाई आ जाती है। तो वो देखें महंगाई जो बहुत ज्यादा आती है, यानी कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था, उस पर नियंत्रण कुछ समय में हमने देखा है। 2020 में 6.2 था, फिर 2021 में 5.5 हुआ, लेकिन बाद में फिर बढ़ा, 22 में 6.7 हुआ, और अभी हम 5.4 2023 की स्थिति में देखते हैं। तो यह बताता है कि इन्फ्लेशन पर नियंत्रण किया गया है, बजट ने अपने आंकड़े में यह बताया है। अब देखिए कुछ प्रमुख स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, और जिसमें बजट में क्या आवंटन हुआ है उनके लिए ये हम समझ लेते हैं। हो सकता है सवाल यहां से आ जाए कि मनरेगा में आवंटन 2023-24 में अनुमान था कि 60,000 करोड़ का, और अभी के लिए बजट अनुमान 24-25 के लिए 86,000 करोड़ का। अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए 840 करोड़ पिछली बार से इस बार हम 1200 करोड़ पर आ गए हैं। नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए हम 442 करोड़ से 2228 करोड़ तक आ गए हैं। यानी कि देखिए हम नाभिकीय ऊर्जा में हम ज्यादा बेहतर हासिल कुछ करना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा निवेश कर रहे हैं। औषध उद्योग के लिए देखें तो 1200 करोड़ से हम 2143 करोड़ तक आ गए हैं। दवाई बनाने में भारत का दबदबा पूरी दुनिया में। उसके बाद देखें सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण 3000 करोड़ से हम इस साल 6903 करोड़ में आ गए। सेमीकंडक्टर की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक की ऐसी चीजें हैं जहां पे सेमीकंडक्टर के बिना काम चलेगा नहीं। तो भारत में इसके निर्माण को बढ़ावा देने का खास प्रयास किया जा रहा है। सौर ऊर्जा से संबंधित जो ग्रिड है, सोलर पैनल्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हों, उसके लिए 4,970 करोड़ 2023-24 में बजट में था, और इस बार हम आ गए हैं 2024-25 में 10,000 करोड़ में। फिर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, एलपीजी को लेकर जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण दिया जाता है, वहां पर 180 करोड़ से हम आ गए हैं 1500 करोड़ में। फिर उसके बाद IDEA स्कीम के अधीन क्रेडिट लाइन की बात करें तो 1300 करोड़ से 3,849 करोड़ तक आ गए हैं। फिर उसके बाद प्राप्तियां और व्यय क्या रहे, हमने बात की थी पूंजीगत व्यय की। तो पूंजीगत व्यय, प्राप्ति, राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्ति, मोटा मोटा हमें थोड़ा बहुत पता तो रहना चाहिए जब हम बजट देख रहे हैं। तो देखिए राजस्व प्राप्तियों में सबसे बड़ी चीज कर, प्रत्यक्ष कर भी आ जाएगा और अप्रत्यक्ष कर भी आ जाएगा। अब आप ये बताइए जीएसटी किस प्रकार का है, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? आगे देखिए गैर कर संसाधनों, लाभ, ब्याज, लाभांश के माध्यम से अर्जित आय, जहां पे सरकार को कुछ लाभ होता है या ब्याज मिलता है या लाभ का कोई खास अंश मिलता है। फिर उसके बाद राजस्व व्यय की बात करें तो जहां कहीं सरकार को ब्याज भुगतान करना है, रक्षा, सब्सिडी, सार्वजनिक प्रशासन और राज्य को वित्तीय अनुदान जहां पर देना है, वो सब व्यय में आएगा, राजस्व व्यय में आएगा। लेकिन अब पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय में है जहां बुनियादी ढांचे के लिए सरकार पैसे खर्च करेगी, जैसे कुछ भवन बनाना है या मशीनरी बनानी है या कोई उपकरण बनाना है, ऐसी चीज बनाए जो सरकार की एक संपत्ति बन जाए। और वह संपत्ति कैसी होगी? भौतिक संपत्ति होगी। पुल वगैरह क्या है? ये भौतिक संपत्ति है। तो निर्माण सुधार के लिए सरकार द्वारा आवंटित धन को संदर्भित करता है। अब यहां पे क्या होगा, जब सरकार पूंजीगत व्यय करेगी तो इसका मतलब है कि उत्पादक को उसका फायदा मिलेगा, चाहे वह भवन हो, बुनियादी ढांचा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मशीनरी हो, इससे सरकार के साथ साथ देश को फायदा होगा, उत्पादक क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, भविष्य में आय एवं रोजगार उत्पन्न होंगे। इसकी वजह से, पूंजीगत व्यय की वजह से, राजस्व व्यय की वजह से भविष्य में आय और रोजगार उत्पन्न होने की संभावना नहीं दिखेगी, वो दिखेगी पूंजीगत व्यय से। तो पूंजीगत प्राप्ति कहां से होती है? अचल संपत्ति, जैसे सरकार के पास भूमि है, भवन है, मशीनरी है, उसको सरकार जब बेचती है तो उससे पैसा मिलता है।
शेयर या डिबेंचर के जारी करने के माध्यम से जुटाई जो धनराशि है, सरकार जो डिबेंचर जारी करती है या शेयर जारी करती है उसके माध्यम से। उसके अलावा पूंजीगत व्यय के उद्देश्य से जो प्राप्त कोई अनुदान या सब्सिडी है, अब कोई अनुदान सरकार को प्राप्त हो या सब्सिडी की बात हो तो वो सब कहां से आएगा? पूंजीगत आय के संदर्भ में आएगा। तो ये चीजें थी जो हमें पता रहनी चाहिए। अगर हम अब देखिए, जो हमने परिभाषाएं तो देख ली, लेकिन आंकड़े देख लेते हैं। राजस्व प्राप्ति की बात करें तो 31.3 ये हमें दिखाई देता है 24-25 के बजट में, और उसके पहले कितना था? 27 था। पूंजीगत प्राप्ति की बात करें तो 17.9, और ये 24-25 में क्या हो गया? 16.9। ये पूंजीगत प्राप्ति हो गई, ठीक है, लाख करोड़ रुपए में। अब उसके बाद व्यय की बात करें तो ये हो गया 37.1 2024-25 में, उसके पहले कितना था? 35.4। राजस्व व्यय की बात कर रहे हैं। फिर पूंजीगत व्यय की बात करें तो ये 12.7 और 15 हो गया 24-25 में। तो अब देखिए, प्राप्ति और व्यय में आप ये देखिए कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं वह लाख करोड़ में हुई 31.3 24-25 में, और व्यय की बात करें तो 37। आप खुद देखिए, प्राप्ति जितनी हुई है हम व्यय उससे ज्यादा कर रहे हैं। फिर उसके बाद पूंजीगत प्राप्ति आप देखें तो 16.9 24-25 के लिए अनुमान लगाया है, और हम करेंगे 15.0। तो ये थोड़ा सा पास में दिखाई देता है, लेकिन राजस्व व्यय तुलनात्मक रूप से ज्यादा दिखाई देता है। तो ये चीजें थी जो हमें पता होना चाहिए। बजट में एक खास टैक्स की बात हुई है कि जिसे समाप्त करना है। किस टैक्स को समाप्त करने की बात हुई है? उसे क्या बोलते हैं? एंजल टैक्स। तो क्या है एंजल टैक्स? देखिए, कुछ साल पहले सरकार ने यह सोचा कि मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो अनलिस्टेड है शेयर मार्केट में, और वो अपने शेयर देती है किसी को निवेश इकट्ठा करने के लिए, बेचती है शेयर, और जो सामान्य बाजार का रेट है उस रेट से ज्यादा रेट में अगर कोई उसको खरीदता है और ज्यादा पैसे देता है, जो बाजार की रेट की तुलना में कहीं ज्यादा है, तो इसका मतलब निवेश ज्यादा प्राप्त हुआ है बाजार के रेट की तुलना में। तो जब ज्यादा निवेश प्राप्त हुआ है बाजार की रेट की तुलना में, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने ऐसे कंपनियों पर एंजल टैक्स लगाया था कि अब उस निवेश पर आप एक खास अमाउंट देंगे, खास हिस्सा देंगे, 30.6%। इसी को 2012 में जब शुरू किया गया था तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा, तो अब बंद करने की बात कही गई है, जिससे स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके, लोगों के पास पैसा है तो उसका सही जगह इस्तेमाल कर सके, ना कि यहाँ पे अब टैक्स दे सके। तो ये मुख्य बात यही थी, एंजल टैक्स यही था जो मैंने आपको बताया है। तो अलग से अब आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन ये पता रहे कि अभी ये बंद नहीं हो रहा है। इस वित्त वर्ष में एंजल टैक्स रहेगा 31 मार्च 2025 तक, और जैसे ही नया वित्त वर्ष शुरू होगा 1 अप्रैल, उसके बाद नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा बजट का भाग 2। भाग 1 आपने देख लिया था, नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। देख लिया है और दूसरा भी देख लिया तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने दोनों ही भाग देख लिए हैं। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि बजट आपने जो एक खास पकड़ होती है वो हासिल कर ली है। सवाल आएंगे तो आपकी नजरों से ओझल नहीं होने वाले हैं। तो नजर बनाए रखिएगा दोनों ही एपिसोड पर। रिवीजन भी हो सके तो एक बार कर लीजिएगा जब भी आपको समय मिले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।